नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन राष्ट्रीय पंचांग, हिजरी सन, शक संवत, विक्रमी संवत इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर परीक्षा से कैसी भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए आप, राष्ट्रीय पंचांग से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और वो प्रश्न अधिकांश विद्यार्थियों का यानी 80% विद्यार्थियों को ये टॉपिक समझ में नहीं आया, या तो किसी कोचिंग संस्था में पढ़ते हैं उन्होंने उन्होंने पढ़ाया तो समझ में नहीं आया कि कहना क्या चाह रहा है, किस में क्या जुड़ रहा है, क्या घट रहा है, कौन सा महीना है, कैसे चल रहा है। बहुत बड़ी समस्या रहती है, ध्यान रखना। आज अपन इस टॉपिक को बड़े आसान तरीके से समझेंगे कि शक संवत क्या होता है, विक्रमी संवत कब शुरू हुई थी, कैसे होती है, और हिजरी सन क्या होती है। इनमें से कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से प्रश्न आया था और कहाँ से प्रश्न आने के पूरे चांसेज होते हैं। तो आप पूरे वीडियो के साथ बने रहें। तो देखिए, सबसे पहले अपनी आज की जो हेडिंग है, शक संवत, विक्रमी संवत, हिजरी सन और गुप्त संवत। तो शक संवत के बारे में अध्ययन करेंगे। शक संवत को मित्रों, सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि राष्ट्रीय पंचांग यानी भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वो किस संवत पर आधारित है। तो ध्यान रखना, शक संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। अब ये शक संवत कब शुरू हुई, देखो ये शक संवत जो है, देखिए मित्रों, ये संवत कुषाण राजा कनिष्क के द्वारा 78 ईसा पूर्व, कुषाण एक राजा था कनिष्क, जिसके द्वारा 78 ईसा पूर्व शकों को पराजित किया था। उसके आधार पर शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में, कई पुस्तकों में आपको ये शब्द गलत मिलता है, उपलक्ष्य लिखा हुआ मिलता है, जबकि लक्ष्य होता है एक उद्देश्य, उपलक्ष्य होता है एक अवसर। तो शकों को जब पराजित किया तो उस उपलक्ष्य में शुरू किया गया था, किसके द्वारा, कनिष्क के द्वारा। पूछा जा सकता है कि शक संवत किसने शुरू किया, तो कनिष्क ने शुरू किया। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, तो शक संवत पर आधारित है। आई बात यहां तक समझ में। शक संवत ईस्वी सन से 78 वर्ष पीछे रहता है। ईस्वी सन वर्तमान को बोलते हैं, शक संवत जो बीत चुका है, यानी कनिष्क तो चला गया ना, उसने शुरू किया था, वो ईस्वी सन से 78 वर्ष पीछे रहता है। वो देखो कैसे रहता है, वर्तमान में समझने की कोशिश करो। 2020 चल रही है, ठीक है, उसमें से आप 78 घटाओ तो कितना बचेगा, 1942 बचेगा। कितना बचेगा, 1942वां शक संवत चल रहा है ये, और ईस्वी सन 2020 चल रही है। कैसी भी संख्या जाए उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 78 घटाने हैं, उसमें से शक संवत निकल के आ जाएगा। वर्तमान में कौन सा शक संवत चल रहा है, 1942 चल रहा है। आई ना बात समझ में। ईस्वी सन से 78 वर्ष घटा देंगे तो कौन सा संवत आएगा, शक संवत आएगा। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज नहीं है। 3 तरीके के प्रश्न बनेंगे, तीनों तरीके आपको बता दिया मैंने। पहला बनता है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, शक संवत पर आधारित। शक संवत किसने शुरू किया, राजा कनिष्क ने शुरू किया था, कुषाणों को पराजित करने के उपलक्ष्य में, और ये ईस्वी सन से 78 वर्ष पीछे चलता है। जैसे 2020 ईस्वी चल रही है तो 78 वर्ष पीछे करेंगे तो 1942 शक संवत चल रहा है, ध्यान में रखना। एक प्रश्न एक बार परीक्षा में पूछा गया था, बहुत से विद्यार्थियों को तो समझ से बाहर था। वो यूं पूछा था कि शक संवत और विक्रमी संवत के मध्य कितने वर्ष का अंतराल रहता है। तो ध्यान रखना मित्रों, शक संवत और विक्रमी संवत के मध्य 135 वर्ष का अंतराल रहता है। ऐसे प्रश्नों को या तो अपन करते ही नहीं है, कर देते हैं तो बाद में क्या करते हैं, इसके तुक्के लगाते हैं कि यार रहा 78 सुना हुआ अपना, कहीं पर 57 सुना था, कहीं पर अगले ने ऑप्शन में 135 दे रखा था, सही उत्तर तो यही था। कईयों ने 78 कर दिया, कईयों ने 57 कर दिया, कईयों ने कुछ कर दिया, इस प्रकार से आधे से ज़्यादा ने छोड़ दिया, है कि नहीं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को स्पेशली ध्यान दें, बहुत ही आसान होते हैं ये प्रश्न, थोड़े से दिमाग की आवश्यकता है, छोटे से दिमाग की आवश्यकता। तो आगे ना बात समझ में, 78 वर्ष पीछे चलेगा ये। जैसे पुलिस की एग्ज़ाम चल रही है, 2021 में हो मान लो वो पुलिस की एग्ज़ाम, उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 78 घटा देना है बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे जैसे करोगे उसका घट जाएगा। 2020 में से 78 घटाए 42 आ गया तो आगे 43 हो जाएगा, बस ऐसे कर लेना, ठीक है ना। और ये अच्छे से याद रखना, शक संवत और विक्रमी संवत के मध्य 135 वर्ष का अंतराल रहता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत है। इसे भारत सरकार ने कब अपनाया था, एक बार ये प्रश्न भी पूछा गया था कि शक संवत को भारत सरकार ने कब अपनाया था। तो मित्रों, शक संवत को भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को अपनाया था। कब अपनाया था, 22 मार्च 1957 को। शक संवत से संबंधित 4 तरीके के प्रश्न बनेंगे। यही 4 प्रश्न हर परीक्षा में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। इन्हीं 4 बातों को आपको ध्यान में रखना और आपका
एक प्रश्न है वो 100% डेफिनेटली सही हो जाएगा। आगे बात समझ में। राष्ट्रीय पंचांग किसे कहते हैं? शक संवत को कहते हैं। किसने शुरू किया? कनिष्क ने शुरू किया। ये ईस्वी सन से कितना वर्ष पीछे रहता है? 78 वर्ष निकाल लेना आप। वैसे विक्रमी संवत शक संवत के मध्य 135 वर्ष का अंतराल है। और भारत सरकार ने कब अपनाया था? तो 22 मार्च 1957 को। अब एक बात और बताऊं इसके अंतर्गत, ये अंग्रेजी जो कैलेंडर है ना, जिसको ग्रेगेरियन कैलेंडर बोलते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर जिसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, उसी के आधार पर चल रहा है सब कुछ। उसमें 1 जनवरी से महीना प्रारंभ होता है और समाप्ति 1 दिसंबर से होती है। जबकि ये जो शक संवत है उसमें चैत्र के महीने से वर्ष की शुरुआत होती है। कब से शुरू होती है? शक संवत की शुरुआत चैत्र के महीने से होती है। अपने भारत में भी चैत्र के महीने से होती है और अंतिम महीना क्या मानते हैं अपन? फागुन को मानते हैं। यह भी ध्यान में रखना कि शक संवत है, राष्ट्रीय पंचांग अपना लिया, वो किस महीने से शुरू होता है, तो ध्यान रखिएगा वो चैत्र के महीने से शुरू होगा और फाल्गुन के महीने को अंतिम यानी दिसंबर मानते हैं अपन। ये होता है। और इस शक संवत के माध्यम से देखिए क्या क्या होता है भारत के द्वारा। भारत में होता है भारत का राजपत्र, आकाशवाणी के समाचार प्रसारित करना, भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए कैलेंडर का प्रसारण करना, और भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए सार्वजनिक जो विज्ञप्तियाँ होती हैं वो सारी की सारी राष्ट्रीय पंचांग माह है। इसके महीने आपको मैं बता दूं, जैसे आपको याद है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जैसे चैत्र है, फिर वैशाख आएगा, फिर ज्येष्ठ आएगा, फिर आषाढ़ आएगा, फिर श्रावण आएगा, फिर भाद्रपद आएगा, फिर आश्विन आएगा, फिर कार्तिक आएगा, फिर मार्गशीर्ष आएगा, फिर पौष आएगा, फिर माघ आएगा और फिर फाल्गुन आएगा। मित्रों आशा करता हूँ कि इससे संबंधित अब आपका कोई भी कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए, किसी प्रकार का कोई कंसेप्ट नहीं रहना चाहिए। आपके पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया है मैंने। अब अगर आपका प्रश्न गलत होता है तो भैया अपने पास कोई इलाज नहीं है कि नहीं है? सारी की सारी कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अब देखो, एक होती है विक्रमी संवत। ये विक्रमी संवत है, इसे हिंदू अथवा हिंदू पंचांग कहते हैं। इसे हिंदू और हिंदू पंचांग कहते हैं। राष्ट्रीय पंचांग मत समझ लेना आप कभी। राष्ट्रीय पंचांग तो शक संवत को ही कहा जाएगा। यहाँ पर बड़ी कंफ्यूज रहती है कि अपन को सर ने बताया था कि हिंदू पंचांग एक राष्ट्रीय पंचांग, ये विक्रमी संवत है वो हिंदू पंचांग है, हिंदी पंचांग या फिर हिंदू पंचांग भी कहा जाता है। विक्रमी संवत की शुरुआत उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के द्वारा शुरू की गई थी। पूछा जा सकता है ये कथन विक्रमादित्य के द्वारा शुरू की गई थी। विक्रम नाम से आप याद रख सकते हो, विक्रमी संवत विक्रमादित्य। ये 57 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत की थी। यह पूछा जाने योग्य कथन है कि कब शुरू की थी, तो 57 ईसा पूर्व शुरू की गई थी। विक्रमी संवत जो ग्रेगियन कैलेंडर यानी अंग्रेजी जो कैलेंडर है उससे 57 वर्ष आगे रहता है, वो तो रहेगा पीछे अंग्रेजी कैलेंडर के शक संवत, और ये रहेगा आगे। तो जैसे देखिए वर्तमान में 2020 चल रही है, इसमें 57 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2077 विक्रमी संवत चल रही है। कई पुस्तकों में आपको देखने को मिलता होगा कि महाराणा, ऐसा राजा कौन सा है राजस्थान में जिसकी एक ही सन में मृत्यु और जन्म हुआ था? तो देखिए महाराणा प्रताप का एक आसान सा इसलिए दिया जाता है वो क्योंकि वो सीधे से जुड़ जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ कि नहीं हुआ था, और मृत्यु 1597 में, सभी को पता है ना अच्छी तरीके से। अब इसमें आप 57 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे? ये भी 1597 हो जाएंगे। 40 और 57 कितने होते हैं? 97, तो 1597। तो ये 1597 मित्रों विक्रमी संवत है। 1597 विक्रमी संवत में जन्म हुआ था और 1597 ईस्वी सन में मृत्यु या देहांत हुआ था महाराणा प्रताप का। इसलिए एक महाराजा ऐसा है राजस्थान में या भारतवर्ष में जिसकी एक ही सन में जन्म और मृत्यु, तो एक ही सन में नहीं है, वो विक्रमी संवत 1597 में जन्म है, ईस्वी सन 1597 में देहांत है। आशा करता हूँ कि पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से आपके क्लियर हो गया होगा। आगे बात समझ में। इसमें 57 आपको जोड़ने हैं, उनमें से आपको 78 घटाने हैं। अब देखो नोट लगाया गया है, विक्रमी सन नववर्ष की शुरुआत चैत्र प्रतिपदा से होती है और संवत के प्रत्येक, इस संवत में प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं, मतलब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। वही आपको मैंने महीने बताए थे पीछे। चैत्र वैशाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, श्रावण है, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। आशा करता हूँ विक्रमी संवत से संबंधित और शक संवत से संबंधित आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। विक्रमी संवत को हिंदू पंचांग या हिंदी पंचांग कहा जाता है। विक्रमादित्य के द्वारा शुरू किया गया था और ये ईस्वी सन यानी ये ग्रेगियन कैलेंडर जिसको अंग्रेजी कैलेंडर अपना बोलते हैं उसमें से 57 वर्ष ये आगे रहता है, शक संवत 78 वर्ष पीछे रहता है। बस इतना ध्यान में रख लेना, आपका प्रश्न 100% 2 नंबर पक्का, कोई नहीं काटने वाला। ठीक है। अब एक गुप्त संवत और चलती है। ये 9 मार्च 319 ईस्वी को गुप्त राजा चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा राज्याभिषेक के अवसर पर
शुरू की गई थी, ये संवत जारी किया गया था। इस संवत का एक बार प्रश्न आया था गुप्त संवत का, वो आया था कि किस संवत को वल्लभी संवत कहा जाता है। ये अच्छा कथन है, वल्लभी संवत गुप्त संवत को कहा जाता है। ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा राज्याभिषेक के अवसर पर ये शुरू किया गया था। बस वल्लभी नाम रखना, गुप्त संवत का नाम रखते ही वल्लभी संवत आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए। ठीक है, अब भयंकर वाला कंफ्यूज वाला है ना मामला, वो यहाँ होता है। ये प्रश्न आता भी है, बहुत बार आता है परीक्षा में। देखो हिजरी सन ये संवत मोहम्मद पैगंबर जो साहब हैं उन्होंने 622 ईस्वी को मक्का से मदीना की यात्रा की थी। किसने की थी? मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा 622 ईस्वी को मक्का से मदीना की यात्रा करने के उपलक्ष्य में ये हिजरी संवत है वो शुरू की गई थी। लेकिन इसकी गणना है वो 578 ईस्वी से की जाती है। जैसे 2020, इसमें से आपको 578 घटाने हैं तो कितने आ जाएंगे? 1442। हिजरी सन अगर आप अपने को वर्तमान में पूछ ले कि वर्तमान में कौन सी हिजरी सन चल रही है, तो आपको 578 उसमें से घटा देने हैं। जितनी भी ईस्वी दी हुई है उसमें से आपको 578 घटा देने हैं, जो बाकी बचेगी वो हिजरी सन बचेगी। 1442वीं हिजरी सन ये चल रही है। ये प्रश्न तो अक्सर नहीं पूछा जाता, इसमें प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है मित्रों। देखो, हिजरी संवत है जो प्रत्येक माह में कितने दिन होते हैं, ये कथन अच्छा है। हिजरी संवत के प्रत्येक माह में 30 दिन होते हैं। जैसे अपने जनवरी में 31 हो जाते हैं, दिसंबर में 31 हो जाते हैं, फरवरी में 28 हो जाते हैं। इस प्रकार से ऐसा मामला नहीं चलता है हिजरी संवत में। हिजरी संवत के प्रत्येक माह में 30 दिन होंगे और प्रत्येक वर्ष में 360 दिन होते हैं। यहाँ से पूछा जा सकता है कथन कि हिजरी संवत के वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 365 याद मत रखना, 360 ही होते हैं, क्योंकि 30-30 दिन होते हैं प्रत्येक महीने में। इसकी गणना चांद के आधार पर होती है। किसके आधार पर? चांद के आधार पर की जाती है। और प्रत्येक वर्ष में माह है 12 होते हैं। अब देखो मुहर्रम, इनको याद करने का तरीका, ये बड़े कन्फ्यूजन। एक बार पूछा भी गया था कि हिजरी सन का प्रथम महीना कौन सा होता है। अब हिजरी सन के महीने तो रट लिए, परंतु ये प्रथम बड़ा कन्फ्यूज हुई। तो देखिए नवंबर अपने को याद रहता है अच्छी तरह से। तो जो हिजरी संवत है उसका महीना, प्रथम महीना जो है वो मुहर्रम है। वो कब शुरू होता है? नवंबर में शुरू होता है। अपना जो नवंबर होता है अंग्रेजी कैलेंडर, उसके आधार पर हिजरी सन का मुहर्रम होता है। फिर सफ़ी उल सफ़र, नाम बड़े अजीब हैं, बहुत माथापच्ची करने के बाद में ये शब्द याद होंगे, क्योंकि ये अरबी फारसी भाषा के शब्द हैं, बहुत ही क्रिटिकल शब्द हैं। तो मुहर्रम जो शब्द है, देखो उच्चारण भी ढंग से नहीं हो पा रहा है इनका। मुहर्रम, इसका नवंबर में शुरुआत होती है। सफ़ी उल सफ़र ये दिसंबर होता है। रबी उल अव्वल ये जनवरी होता है। रबी उल शानी फरवरी होता है। जमादी उल अव्वल मार्च होता है। जमादी उल शानी अप्रैल होता है। रब्ज उल अव्वल मई होता है। सवाना उल मुहज्जम, सावन नाम याद रखना, ये जून होता है। रमज़ान उल मुबारक जुलाई होता है। शवाल उल मुकर्रम ये अगस्त दिसंबर, इस प्रकार से ये सारे के सारे महीने हैं वो उसमें चलते रहते हैं। तो ये हिजरी सन के 12 के 12 महीना होते हैं। अंतिम महीना, एक तो इसका मुहर्रम प्रथम महीना याद रखना, एक अंतिम महीना है वो जिलहिज याद रखना। ये अक्सर पूछे जाते हैं, ये तो बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि हिजरी सन का प्रथम महीना कौन सा हो, तो ध्यान रखिएगा मुहर्रम। अंतिम महीना कौन सा होता है? वो जिलहिज नाम है अंतिम महीने का। सारे के सारे महीनों के नाम भी याद रख लीजिएगा। पता नहीं कौन सा कब कैसे पूछ लेगा एग्जामिनर का, कोई पता नहीं चलता है। सारे जो महीने हैं उनके नाम अच्छे से रटने ही पड़ेंगे। मुहर्रम पहला है, रबीउल सफ़र है दूसरा है जो कि दिसंबर होता है। इस प्रकार से याद रखना, पहले याद ऐसे ही रटे हैं मैंने, तो इसको और कोई ऑप्शन नहीं है कि मुहर्रम यानी नवंबर मुहर्रम शुरू होता है। सफ़ीउल सफ़र है वो दिसंबर होता है। रबीउल अव्वल है वो जनवरी होता है। रबी उल शानी है फरवरी होता है। जमादी उल अव्वल है मार्च होता है। जमादी उल शानी है अप्रैल होता है। जमादी उल अव्वल रब्ज उल मुजब्बर है मई होता है। सवान उल मुहज्जम है ये जून होता है। फिर रमज़ान उल मुबारक जुलाई होता है। और शवाल उल मुकर्रम ये अगस्त होता है। जिलकाद ये सितंबर होता है। और जिलहिद ये अक्टूबर महीना होता है। इस प्रकार से ये जो चलते रहते हैं सारे के सारे महीने, तो ध्यान रखना इन सभी को रटना ही पड़ेगा अपन को। अंतिम और फर्स्ट तो याद करना ही करना है, मुहर्रम और जिलहिज। ये अंतिम महीना पूछ सकता है। पहला तो बहुत बार पूछा गया है कि हिजरी सन का प्रथम महीना कौन सा है, तो मुहर्रम है। अंतिम महीना जिलहिज है। इस प्रकार से अपन ने आज इस वीडियो में हिजरी सन
विक्रमी संवत और शक संवत के और गुप्त संवत के बारे में पूरी चर्चा की। आशा करता हूं कि पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ध्यान रखना, ये दो अक्सर परीक्षाओं में यहीं से पूछा जाता है प्रश्न। ध्यान रखना, एक हिजरी सन गुप्त संवत वाला सिर्फ एक आपको मैंने बताया था, वल्लभी संवत किसे कहते हैं वो गुप्त संवत है। तो एक यह बात ध्यान में रखने वाली है इस वीडियो में कि राष्ट्रीय पंचांग शक संवत को कहा जाता है। राष्ट्रीय पंचांग, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत को कहा जाता है? शक संवत को। जबकि दूसरा देखो कंफ्यूज वाला, हिंदी या हिंदू पंचांग, ये विक्रमी संवत को कहा जाता है। इतना ध्यान में रखना, शक संवत है वो 78 वर्ष से अपने पीछे चलता है। इसमें से अपन को इस विषय से 78 घटाने हैं और इसमें 57 जोड़ने हैं, बस इतना सा ध्यान में रखना और आपका 100% एक प्रश्न है वो बिल्कुल आसानी से सही हो जाएगा। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा। मित्रों, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि आपका कंसेप्ट दोबारा से क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।